हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियोमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? सो हमने नाइन्थ एंड टेंथ में पढ़ा है कि यू माइट हैव हर्ड द वर्ड एक्सियम्स, राइट? सो एक्सियम्स मतलब कि दे आर सिमिलर टू थियरम्स जो हमें से हमारे पास पहले से है, जी, जो कि प्रूवन होता है। सो जब हम एक्सियम्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है बहुत सिंपल रहेगा। आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच एंड आपको नाम सुनने में लाइक ये नाम से ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है, बट दैट इज नॉट द थिंग, राइट? तो विल स्टडी व्हाट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच। एंड हमने ये देख लिया कि एक्सियोमेटिक अप्रोच इज अबाउट स्टडिंग प्रोबेबिलिटी विथ एक्सियम्स। ओके। सो एक्सियम्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज, कौन से एक्सियम्स है वो हम देख रहे हैं अभी। तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, मतलब कोई भी इवेंट है चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। मतलब कोई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। सेकेंड इज, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है। वही सेम है। इसको मैं एक्चुअली दोनों को एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, इवेंट वन। ठीक है। अब ये तो हमने बात की जीरो से वन के बीच में इसका आंसर आएगा। अब जब जीरो है मतलब कि इट नेवर हैपन्स। ठीक है। क्या नेवर हैपन्स? वो जो इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो कभी भी नहीं होगा, तब उसका आंसर जीरो होगा। एंड वन कब होगा? तो वन तब होगा जब इट विल ऑलवेज ऑलवेज हैपन हैपन। ठीक है। मतलब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो अगर जितनी जीरो के साइड होगी, अगर मैं इसको एज अ स्केल बना लूं, जैसे ये है वन और ये है जीरो, जीरो और वन से इसको एज अ स्केल ले लूं, तो जहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, तो वहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी बार होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.8, तो उसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 टाइम्स वो हमेशा 8 बार उसके आने के चांसेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोबेबिलिटी हम कैसे मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये तो मैं भी जस्ट बता रहा हूँ कैसा होता है। सो ये है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। देन सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। मतलब कि जो सारे आउटकम्स आने के प्रोबेबिलिटी हमेशा वन ही होगी, मतलब उसमें से कोई ना कोई आउटकम तो आएगा ही। इसको भी मैं एज अ एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ यू रोल अ डाइस, तो उसमें जो नंबर आएगा इट विल बी बिटवीन 0 एंड 7, मतलब 0 और 7 के बीच में वो नंबर आएगा। तो 0 और 7 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। एंड इसमें आउटकम्स कितने होंगे? तो वो भी सेम ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि ये सारे आने का चांसेस क्या है? तो इट विल बी 1/1 विच इज इक्वल टू वन। ये 1/1 वो सब क्या किया, वो हम विद इन 5 मिनट्स देखने वाले कि ये मैंने कैसे कैसे कर दिया। ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर सेकंड इज कि अगर एस इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस, एंड उसके एलिमेंट्स है A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है। ये सारे क्या हो गए?
ये सारे हो गए सैंपल, क्या हो गए, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा है, चलो याद है तुम लोग को सैंपल पॉइंट्स। सो अब मैं बोलूं कि P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 प्लस P ऑफ A4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। Q1 हो जाएगा बिकॉज ये पूरे सैंपल स्पेस की हमने प्रोबेबिलिटी ली है। तो अब यहाँ पे अगर चार एलिमेंट्स, अगर मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो, देखो आगे अभी तो तुम लोग 11th 12th में पढ़ रहे हो, तो बहुत सिंपल से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया जाता है, बट जैसे तुम आगे पढ़ोगे फ्यूचर में कि जब भी तुम हायर इंजीनियरिंग में जाओगे, तो उसमें ऐसे नहीं दिया होगा कि चार एलिमेंट्स और ऐसा, उसमें ऐसा दिया होगा कि अगर सैंपल स्पेस है एस एंड उसके एलिमेंट्स है A1 A2 एंड AI, ठीक है, AI मतलब कि कोई भी टर्म्स हो सकता है। तो फिर अगर मैं ऐसा बोलूं सिग्मा P ऑफ A, चलो ये I के बदले मैं कर देता हूँ इसको N, N कैन बी एनी नंबर, ठीक है, इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो, N। तो अगर मैं यहाँ पे PI कर दूं वेर आई इज अ वेरिएबल, राइट, तो यहाँ पे मैं आई इक्वल्स टू 1 से लेके n लिखूं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एमसीक्यू में पूछ लिया, तो इसका आंसर वही होगा 1, बिकॉज इसको तुम ओपन करो थोड़ा, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, तो इसको ओपन करोगे तो ये सिग्मा फंक्शन है, ठीक है, सॉरी ये समेशन फंक्शन है। तो समेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई, जब आई को हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, इटरेशन, इटरेशन का मतलब क्या होता है, देखो इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है कि तुम वन बाय वन एक चीज से दूसरी चीज पे जा रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यू आर इटरेटिंग फ्रॉम 1 to 10, तो इसका मतलब होगा तुम 1 ले रहे हो, फिर 2 ले रहे हो, फिर 3 ले रहे हो, फिर 4 ले रहे हो, अप टिल 10। तो यहाँ पे हम इटरेट करवाएंगे समेशन फंक्शन को फ्रॉम 1 to n। देखो मैं जानबूझ के थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आगे तुम कहीं भी पढ़ने जाओ, देखो मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी तुम्हें बता सकता हूँ कि देखो इसमें ऐसा ऐसा करना है, बट होता क्या है कि फिर जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे या आगे कोई भी मास्टर्स वगैरह में जाओगे, तो वहां पे बहुत टफ, या तुम फॉरेन गए फॉर एग्जांपल जर्मनी या कनाडा या यूएसए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, तो वहां पे जो थीसिस लैंग्वेज होती है या फिर जो भी रिसर्च लैंग्वेज होती है, वो वहां पे वैसी लैंग्वेज यूज नहीं होती। तो अभी से मैं तुम लोग को ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोग अभी से जो भी साइंटिफिक लैंग्वेज है वो तुम लोग सीख जाओ, ठीक है, वैसा कुछ होता नहीं है, चीजें तो सब वही होती है। अब ये मैंने बोल दिया था कि 1 से 10 वो लैंग्वेज, 1 से 10 वो वैल्यूज लेगा, उसके बदले में अगर ये इटरेशन वर्ड यूज करो, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये इटरेशन वर्ड बैठ गया कि इटरेशन का मतलब ये होता है। अब आगे कहीं भी आएगा इटरेशन वर्ड, बेसिकली कोडिंग वगैरह में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर तुम कल जाके कोडिंग भी सीख रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें अगर ये वर्ड आएगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। सो व्हाट विल डू हियर, विल डू विल इटरेट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 1 to 1, मतलब आई की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एट अ टाइम, एंड उसके साथ साथ जैसे ही हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाएंगे हम वहां पे प्लस साइन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ A1, आई के बदले 1 रखा, अब 1 से 2 जा रहे हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा, फिर पी ऑफ A2, अब ये कहां तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू n नहीं हो जाती, ठीक है। तो यही तो मैंने ऊपर आसान भाषा में लिखा था, ये सिंपल लैंग्वेज में ऊपर लिखा था ना कि चार एलिमेंट्स है, तो वही चीज है, बट थोड़ी टफ लैंग्वेज में, और इसको बोलते हैं जनरलाइज फॉर्म, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म। और ये तुम्हें आना चाहिए जनरलाइज फॉर्म, बिकॉज जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो सारे जनरलाइज फॉर्म में होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में कभी नहीं पूछते, ठीक है। सो दिस वाज आई थिंक आवर फोर्थ पॉइंट। फाइन, तो सो इसको देखो नोट्स अच्छे से बनाओ ताकि तुम लोग को आगे बहुत हेल्प होगी। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये थे एग्जाम्स, इतने ही एग्जाम्स है, यू कैन रिमेम्बर इट। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल डेफिनेशन
और अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम अभी जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसको हम एज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बेसिक जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया होगा कि एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस मानी सैंपल स्पेस। ठीक है, वो दिमाग में बिठा लेना, एस मतलब कि सैंपल स्पेस। ओके, ओके फाइन। तो नाउ ये है बेसिक डेफिनेशन। आई होप तुम्हें इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आई विल एक्सप्लेन यू विथ एग्जांपल। फाइन, ठीक है। अभी हमारे पास है 3 रेड बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल कितने हुए? तो 3 + 2 5 + 4 9 बॉल्स है टोटल हमारे पास। ठीक है, तो हमारे सैंपल स्पेस में टोटल 9 बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है, 2 ग्रीन बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स है। अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल विल कम व्हेन यू चूज अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, मतलब 9 बॉल्स वाला जो बॉक्स है उसमें से अगर तुम कोई भी बॉल सिलेक्ट कर रहे हो तो इट विल बी अ रेड बॉल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं लिखूंगा पी ऑफ आर। बाय द वे पी कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है। ठीक है, सो पी ऑफ आर विल बी इक्वल टू, अब रेड बॉल्स कितने हैं टोटल? तो वो है 3, और टोटल बॉल्स कितने हैं? तो वो है 9। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा 1/3 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.33। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल, तो यहाँ पे पी ऑफ वाइट विल बी इक्वल्स टू, वाइट बॉल कितना है टोटल? 4 है, एंड आउट ऑफ ऑल ओवरऑल 9 बॉल्स, तो 4/9 इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जितना भी होगा उतना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, so what is the probability of green ball? The probability of green ball will be 2/9। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे कोई भी जो भी वैल्यूज आएगी यू कैन कैलकुलेट इट, और वैसे तो ये फॉर्म में ही रखना होगा, फ्रैक्शन होंगे तो कोई इश्यू नहीं। ठीक, अब मैं अगर तुम्हें ऐसा बोलूं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इफ यू चूज अ बॉल एंड इट इज ए वाइट बॉल नॉट अ वाइट बॉल। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को पूछा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व इट इन 2 वेज। ठीक है, फर्स्ट तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, एंड सेकेंड इज इसको विथ अ कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा जो थोड़ी लंबी वाली है, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट बता दूंगा तो तुम लोग फर्स्ट मेथड देखोगे नहीं। मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग सॉल्व करो, इसलिए नहीं, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके पीछे तुम्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर वो चीज तुम्हें पता नहीं है तो फिर वो चीज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो पहले तो ये जो इंग्लिश में लिखा है नॉट अ वाइट बॉल, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि वाइट बॉल नहीं है। तो वाइट बॉल नहीं है तो कौन सा बॉल होगा? तो या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। अब रेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो थी 3/9। एंड ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो है 2/9। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/9। तो हमारा आंसर है 5/9। कब? जब व्हाइट बॉल नहीं है। अब इसको डायरेक्टली प्लस इसलिए कर दिया बिकॉज इसमें कोई कॉमन नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि रेड और ग्रीन दोनों साथ में आ गए। क्यों? बिकॉज हम सिर्फ एक ही बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं।
अगर हम दो या दो से ज्यादा बॉल सिलेक्ट कर रहे हो तब वो सिनेरियो अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी हम एक बेसिक कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे या इसके रिलेटेड आएंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये तो मैं तुम्हें बहुत एकदम फालतू टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसका रीजन ये, बिकॉज राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग आवर कंटेंट। मतलब कि हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ब्रिज है, कोई भी डैम है, तो द मेन थिंग इज कि वहां का फाउंडेशन कैसा है। ठीक है। अगर वो फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, वो बिल्डिंग का पार्ट जो तुम्हें दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज बीइंग अ इंजीनियर स्टूडेंट, आप लोग भी पढ़ेंगे आगे जाके, अगर ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो यहाँ पे नीचे 3-4 फ्लोर जितना नीचे होता है, तो वो फाउंडेशन होता है उसका। ठीक है, मतलब पार्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एक नीचे स्ट्रक्चर बनता है पिलर्स वगैरह का, ताकि अर्थक्वेक वगैरह आए तो ये बिल्डिंग गिर ना जाए। ठीक है। बिल्डिंग हमें दिखती ऊपर से इतनी है, बट उसके नीचे बहुत स्ट्रांग बेस होता है, तो वो हमें कभी नहीं दिखता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तेरा फाउंडेशन इतना डेवलप हो जाए कि तू इस पे 10 क्या 100 मंजिला बिल्डिंग भी बना ले तो भी कोई असर नहीं होगा। मतलब कि तुम्हें इंजीनियरिंग के बाद भी अगर पीएचडी कर रहे हो या थीसिस कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी देखो, मैथ्स तो हर जगह काम लगने वाला है। चाहे तुम डेटा साइंस करो, डेटा एनालिसिस करो, स्टॉक मार्केटिंग करो, या कोई भी फील्ड में हो, एमबीए में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। तो अभी अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं किए तो कल जाके तुम्हें कंसेप्ट वापस से अच्छे करने पड़ेंगे। फिर चाहे वो तुम, मैंने कितनी बार देखा, मेरे कॉलेज में भी एनआईटी में था, कितने लोग बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उनको मैथ्स वन वगैरह सब्जेक्ट्स हमें होते थे, तो उसमें भी उन लोग को प्रॉब्लम्स आती थी, बल्कि वो कुछ था ही नहीं जो हमने जेई में पढ़ा था, उससे भी इजी रहता है। देखो इतना समझ लो कि जो जेई मेंस एंड एडवांस के एग्जाम है ना, इट इज द ओनली टफेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स होगी, बट इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कितना पढ़ना पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जेई मेंस की जो एग्जाम है ना, उसमें दो चीज होती है कि उसका कंटेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है, एंड द सेकंड थिंग इज कि कंपटीशन बहुत है। तो तुम्हें उन दोनों को टैकल करके तुम्हें एक वे थ्रू निकालना होता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तुम बैठे हो तो अभी मैं मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे से अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करो। ठीक है। फाइन। सो बहुत ज्ञान की बात हो गई, लाइफ टॉक्स। अभी हम वापस कंसेप्ट पे आते हैं। सो द सेकेंड मेथड वाज कॉम्प्लीमेंट मेथड। सो कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो चीज है उसका उल्टा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि इफ पी ऑफ ए डैश है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब नॉट ए नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए डैश। तो नॉट वाइट बॉल का मतलब क्या हो गया, पी ऑफ डब्ल्यू डैश। तो पी ऑफ डब्ल्यू डैश क्या होता है, तो पी ऑफ डब्ल्यू डैश क्या होता है, इट इज 1 - पी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। क्या हो गया, 1 - पी ऑफ डब्ल्यू। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल सेट ए है, तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, इट विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट जो है, प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट होता है सैंपल स्पेस। ठीक है। तो सैंपल स्पेस में से जो भी वाइट वाली चीजें हैं वो हटा देंगे, तो बाकी जो भी बचेगा वो डब्ल्यू डैश होगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को हम 1 से डिनोट करते हैं। क्यों 1 से डिनोट करते हैं, तो वो मैंने तुम्हें एक्सियोमेटिक अप्रोच में पहले ही बता दिया है। ठीक है। सो 1 - पी ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज पी ऑफ डब्ल्यू, इट इज 4/9, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5/9। तो आंसर हमारे दोनों यहाँ पे सेम है। ठीक है। सो कभी कभी बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुम्हें ये मेथड से जाना पड़ता है ना कि ये मेथड से, बट ये मेथड से भी अगेन जा सकते हो। बट जेई में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नॉट वाला, तो 120% तुम्हें यही मेथड से जाना होगा,
बिकॉज वो क्वेश्चंस में इतने सारे कंडीशंस होंगे कि तुम अगर ये करने जाओगे ना तो उसमें तुम्हें 30 मिनट्स लग जाएंगे वो सॉल्व करने में। वैसे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, पर उसके पहले हम क्या करेंगे, हमारे कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे ये मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ मैंने ऐसे चैनल वीडियोस में। अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइव सब्सक्राइब वगैरह में टाइम वेस्ट मत करना किसी को शेयर करने में, बट यू कैन फॉलो माय वीडियोस एंड अच्छे से पढ़ाई करो अभी। ठीक है। ओके बाय।